अच्छा, तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो क्या होती है स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन? जिसमें हम क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप देखते हैं डिफरेंट रिएक्टेंट्स का आपस में कि किस तरह वो आपस में किस रेशियो से कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट्स का क्या रेशियो होती है। ठीक है, तो उसमें मोस्टली हम जो कैलकुलेशन का हमारा यूनिट होता है वो होता है मोल। ठीक है, तो हम मोल के अंदर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कर लिया था? हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी कुछ मोल की कैलकुलेशंस के मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एफएससी में बड़े डिटेल के साथ आपने मोल की कैलकुलेशन की हुई है कि हम किसी भी चीज के मास को डिवाइड कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की दो तीन एग्जांपल्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है कि किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, किसी चीज के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे वो क्या होगी? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैस ओवर मोलर मैथ से। तो उससे आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहीं मोलैरिटी गिवन है, मोल्स नहीं गिवन, तो आप उसका मैस और मोलर मैथ यूज करके मोल्स निकाल सकते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको वॉल्यूम नहीं गिवन तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मोलैरिटी की। ठीक है, तो इस एग्जांपल में वो क्या कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.26 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो मैस दे दिया सिल्वर नाइट्रेट का इन अ 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, साथ में उन्होंने क्या दे दिया है? वॉल्यूम दे दिया। और बाकी वो क्या कह रहे हैं? एंड डाइल्यूटिंग टू वॉल्यूम। ठीक है, 250 तक उन्होंने क्या किया? सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लिया है। तो नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हमने क्या फाइंड करनी है? मोलैरिटी फाइंड करनी है सिल्वर नाइट्रेट की। हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वर डिसॉल्व। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमने इतना मैस डाला था तो हमारे पास कितने मोल्स उसके डिसॉल्व हुए। हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। तो अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ आपने मोल्स उन्होंने हमें नहीं दिए हुए, तो मोल्स की जगह क्या दिया हुआ है? मैस दिया हुआ है। मोल्स आपको पता है कि मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मैस ओवर मोलर मैस के। ठीक है, तो मैस आ गया सिल्वर नाइट्रेट का, उन्होंने दिया हुआ है 1.26। डिवाइड किससे करना है? मोलर मैस से। मोलर मैस होता है सिल्वर नाइट्रेट का 169। ठीक है, तो 169 से आपने डिवाइड कर दिया, ऊपर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नीचे देखें उन्होंने वॉल्यूम होता है मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे, तो उन्होंने वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 ml। ठीक है, तो आपको पता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसमें किसमें है? वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, जब आपने मोल्स में लेने हैं, सिंपल मोल्स में लेनी है उसकी अमाउंट, तो आपने वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर में। तो अब हम क्या करना है? एमएल को चेंज करना है लीटर के अंदर। तो ये कल के लेक्चर में भी, लास्ट लेक्चर जो हुआ था एनालिटिकल का, उसमें मैंने आपको डिटेल में यूनिट्स कन्वर्जन बताई थी कि किस तरह एक यूनिट दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मिली का क्या मतलब होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 250 ml लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? 250 मिली की जगह हम लिख लेंगे 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह आप ये पुट कर देंगे। यहाँ इन्होंने प्रीफिक्स को ऐड अप करके 0.25 किया हुआ है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम लिख देंगे। तो आपके पास मोलैरिटी निकल आई, कितनी निकली है? 0.0297 मोल पर लीटर। यहाँ उन्होंने एक और चीज कहा हुआ है कि आपने मोल्स किस में निकालने हैं? मिली मोल के अंदर। ठीक है, तो जितनी मोलैरिटी निकली है पर लीटर में, तो ये उसके मोल्स आ गए। तो इन मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है आपने? मिली मोल्स में, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है। तो इसका ऑपोजिट प्रोसीजर हो जाएगा कि आप मिली लगा के 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है कि क्वेश्चन में से ही आप मिली निकाल लें।
तो ये कौन सा तरीका है, ये हम देखते हैं कि किसी चीज को अगर आप 10⁻³ और 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? 10⁻³ और +3 क्या होते हैं, इक्वल टू 1 होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो उस पे हमारी जो कैलकुलेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज में कोई चीज प्लस करें और माइनस करें तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 0.0297 के साथ मैंने 10⁻³ भी कर दिया, +3 भी कर दिया। ठीक है, तो -3 तो आ जाएगा, -3 किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल। और 10⁻+3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट्स हमारा राइट साइड पर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मिली मोल का। ठीक है, इस चीज में यूनिट की कन्वर्जन में किसी को ये चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। वैसे तो बहुत बेसिक चीज है, आपने पहले की ही होगी, लेकिन फिर भी किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये किसी का हैंड रेज हुआ था, क्वेश्चन पूछना है कोई तो पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमने ये ना डिटेल से देख लें। न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में मोल्स के, मोलैरिटी के, नॉर्मेलिटी के, इस किस्म के छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है तो एफएससी की बुक उठा के प्रैक्टिस कर लें, वरना आपकी इसी बुक में जो कुछ दिए हुए हों मोल्स के वो उससे प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, तो हाउ मेनी, नेक्स्ट एग्जांपल में वो क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2SO4, हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैस। ठीक है, ग्राम किसका यूनिट होता है, मैस का। तो शुड बी वेड आउट टू प्रिपेयर 500 ml, वॉल्यूम भी दे दिया उन्होंने, और साथ में वो क्या कह रहे हैं कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमने बनाना है। तो इसमें देखते हैं कि कितने ग्राम यूज होते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो मोल्स की जगह क्या आ सकता है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्योंकि मैस कैलकुलेट करना है तो बाकी चीज मैस को सेपरेट कर लेंगे, बाकी चीजें दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास ये वॉल्यूम बन जाएगा, मैस इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन। आप ml में भी वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, लीटर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज देखिए कि अगर वो ml में वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला मैस भी mg में यूज कर रहे हैं। ठीक है, वरना फॉर्मूला मैस जो हमारा मोलर वेट होता है वो सिंपल ग्राम के अंदर होता है। तो अगर आपने उसको चेंज नहीं करना ना, तो आप सिंप्लिसिटी के लिए क्या करें, सीधा वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और मैथ्स को जैसे मोलर मैथ्स उसका होता है वैसे का वैसे यूज कर लें, वो वैसे ज्यादा इजी तरीका है। तो हम क्या करेंगे कि चेंज कर लेंगे ml को लीटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, मोलैरिटी 0.1 थी, वॉल्यूम 500 इंटू 10⁻³ हो गया, और फॉर्मूला मैस Na2SO4 का होता है कितना दिया हुआ है उन्होंने, 142। ठीक है, तो 142 इसका फॉर्मूला मैस हो जाएगा, उसको आप सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, देखते हैं इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है। व्हाट मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नीडेड। ठीक है, हमने क्या निकालना है, मैस निकालना है सिल्वर नाइट्रेट का, टू कन्वर्ट 2.33 ग्राम ऑफ Na2CO3। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ही जो था रिएक्टेंट था, अब इसमें हमारे पास दो चीजें आनी हैं, तो हमने क्या करना है, उसकी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो देखकर इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मैस दिया हुआ है AgNO3 का, नहीं मैस नहीं दिया हुआ, मैस हमने निकालना है AgNO3 का, और वो कह रहे हैं कि इज नीडेड टू कन्वर्ट 2.33 ग्राम ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो ये मैस ऑफ Na2CO3 उन्होंने आपको एग्जाम्पल में दे दिया है, और साथ में उसका मोलर मैस भी दिया है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो हमारा AgNO3 है इसका कितना मैस यूज हुआ है हमारा रिएक्शन करते हुए।
ठीक है, तो वो किस तरह निकालेंगे, अभी पीछे ही लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज का मैथ दिया हुआ हो तो आप क्या करते हैं, उस मैथ से मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और मोल्स निकाल कर आप अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोलर रेशो देखते हैं और फिर उसका आंसर निकाल लेते हैं, मोल्स आ जाते हैं, मोल्स से आप कन्वर्ट करके मैथ निकाल लेंगे दूसरे रिएक्टेंट का। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, अमाउंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो आप इससे क्या करेंगे, फॉर्मूला जो हमारे पास होता है मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो आपने उससे क्या किया, मोल्स निकाल लिए Na2CO3 के। ठीक है, ये इन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है, आप सिंपल यूज कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो इसमें आपने मैस गिवन है आपको और मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स मैस कितना था 2.33, और फॉर्मूला मैस दिया हुआ है साथ में 106। ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, तो इससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि अगर तो सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल यूज हो रहा है तो सोडियम सिल्वर नाइट्रेट का कितना हो रहा है 2 मोल। ठीक है, तो मोलर रेशो के हिसाब से हम इसके 2 मोल्स निकालेंगे और जितनी क्वांटिटी आएगी हमारे पास मोल्स की, ठीक है, अगर तो इसके 0.02198 मोल यूज हुए हैं ना, तो सिल्वर नाइट्रेट के इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आ गए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स। तो मोल्स हैं हमारे पास, तो हमने क्या निकालेंगे, मैस हमें पहले से पता है सिल्वर नाइट्रेट का, तो हम उसका सॉरी मोलर मैस पता है तो हम उसका मैस निकाल लेंगे उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करके मोलर मैस से। ठीक है, यहाँ इन्होंने किया हुआ है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास मैस आ जाएगा जो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था कि व्हाट मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट नीडेड कि हम उससे इतनी अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा सकें। अच्छा, ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट मैस ऑफ Ag2CO3 विल बी फॉर्म। अच्छा, दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं कि सिल्वर कार्बोनेट जो है हमारे पास इसका कितना मैस बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखते होते हैं आप अपना लिमिटिंग रिएजेंट के, जितना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, किसके मोल्स कम है, सिल्वर सॉरी सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कम हैं, तो आप उससे क्या करेंगे, स्टीशियोमेट्रिक फैक्टर इन्होंने यहाँ लगाया स्टेप 2। हाँ, यहाँ बी स्टार्ट हो रहा है, अमाउंट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट निकालनी है, तो वो सिल्वर कार्बोनेट की यहाँ देखें कितनी अमाउंट है 1 मोल, तो यहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट भी 1 मोल है। ठीक है, तो इसका 1 मोल यूज हुआ है, तो हमारा सिल्वर कार्बोनेट का भी 1 मोल ही यूज होगा। तो आप फर्दर देख लेंगे आप किसका मैच लेंगे, सिल्वर का सोडियम कार्बोनेट का मैच लेंगे क्योंकि वो कम है, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी लिमिट हो जाएगा, और इस तरह से आप यूज करके उसका मैच निकालना। ठीक है, मैथ्स निकल आया, तो ये मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 275 से, जो लेस नंबर ऑफ मोल्स से, और आपके पास इसका मैथ्स आ गया। ठीक है, किसी को कोई मसला हो इस एग्जांपल में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये एग्जांपल नेक्स्ट है वो ये भी उससे मिलती जुलती है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा खुद सॉल्व करने की। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो क्या है, डाइल्यूशंस। ठीक है, तो डाइल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं हमारी लैब के अंदर। कब करते हैं हम डाइल्यूशन के, फॉर एग्जांपल हमारा जो एक सॉल्यूशन आता है ना, हमने कहीं से कोई सॉल्यूशन निकाया मंगवाया है, तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो 1 मोलर है, तो हमेशा 1 मोलर तो यूज नहीं होगा ना वो सॉल्यूशन। ना ही हम ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जब 0.1 मोलर जरूरत पड़ी है तो हम 0.1 मंगाएं, 0.2 की जरूरत पड़ी है तो 0.2 मंगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं कि एक ही सॉल्यूशन मंगा लेते हैं जिसको कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन या स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट करके जिस कंसंट्रेशन की भी हमें जरूरत पड़ती है हम वो वाली कंसंट्रेशन उससे निकाल लेते हैं। तो स्टॉक स्टैंडर्ड आर यूज टू प्रिपेयर सीरीज ऑफ मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी आपके रिएक्शन में जरूरत पड़ेगी जितनी मोलैरिटी की, आप उसको डाइल्यूट करके बना लेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपने पहले पढ़ रखा होगा कि हम यूज करते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, M1V1 इक्वल होता है
M1V1 इक्वल होता है M2V2 के। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, M1V1 ले लेते हैं स्टॉक और M2V2 ले लेते हैं वो जो आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अगर तो आपको कहा गया है कि आपका स्टॉक कितना है, 1 मोलर है, और उस या आप कह लें कि स्टॉक आपका 10 मोलर है, तो आप इस 10 मोलर सॉल्यूशन से 50 ml बनाएं 1 मोलर सॉल्यूशन का। ठीक है, इस किस्म की एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है। तो आप क्या करेंगे, स्टॉक की मोलैरिटी आपको बता दी गई है, साथ में उन्होंने क्या बताया है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम और साथ में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है, तो M2V2 आपके पास है, ये हो गया MV2 और ये हो गया M2 और ये हो गया M1। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें पुट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा। किस चीज का वॉल्यूम निकलेगा, उस स्टॉक का वॉल्यूम निकलेगा जितना आप ml यूज करेंगे। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू M2 क्या था हमारे पास, 1 मोलर इंटू 50 ml ओवर आ जाता है हमारे पास M1 ओवर 10, तो कितना निकल आया, 5 ml। ठीक है, तो अब अगर तो आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है 50 ml, तो आप क्या करेंगे, अपने 10 मोलर वाले स्टॉक के सॉल्यूशन में से 5 ml लेंगे और उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे 50 ml तक, तो आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि वो कह रहे हैं हमारे पास एक स्टॉक है, उस स्टॉक की मोलैरिटी कितनी है, 0.100 KMnO4 का सॉल्यूशन है, और वो कह रहे हैं कि हमने एक सीरीज बनानी है 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेंगे वो कितने होंगे, 100 ml, उसका वॉल्यूम आपको पता चल गया। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं आपसे V1, मोलैरिटी पता है आपको स्टॉक सॉल्यूशन की, वो पूछ रहे हैं कि कितना वॉल्यूम यूज होगा जिससे आप क्या करें, 1 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर और 10 मोलर इंटू 10⁻³ के सॉल्यूशंस बना सकें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 मोलर के लिए आप यूज कर लेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया हुआ है आपका M1 स्टॉक का है और M2 रिक्वायर्ड का है, तो स्टॉक की कितनी मोलैरिटी है, 0.100, और वॉल्यूम इसका हमने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक, तो V1 निकालना है, साथ में V2 क्या है हमारे पास, 2 मोलर सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं हम, तो V2 पुट कर लेंगे 2 और साथ में सॉरी M2 पुट कर लेंगे 2 और वॉल्यूम कितना उन्होंने हमें बताया हुआ है, 100। ठीक है, और यहाँ 100 पुट कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई 2 को इस 0.100 से और आ जाएगा आपके पास V1। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप लैब के अंदर काम करने जाते हैं और आपको कोई एक्सपेरिमेंट असाइन किया जाता है, तो आपने ये सॉल्यूशंस खुद प्रिपेयर करने होते हैं। इसकी कैलकुलेशन कोई और नहीं करके देता, आपको आपने खुद करनी होती है। तो आपको ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आना चाहिए कि अगर तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने उससे दूसरा सॉल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा नेक्स्ट वो बताने हैं कि स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो अगर तो आप कोई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होती है उसको आप क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं, ग्रेजुअली सॉल्यूशन के अंदर एड अप करते हैं, तो उससे आपके पास दूसरा सॉल्यूशन बन जाता है of unknown concentration until the chemical reaction between the two solutions is complete। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम था और ये हो गया आपके पास पहला रिएक्टेंट और ये था दूसरा रिएक्टेंट, तो आप क्या करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन दूसरे में थोड़ी, जैसे आप टाइट्रेशन करते हैं कि ब्यूरेट में आप एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेस ले लेते हैं ब्यूरेट में, और दूसरे वॉल्यूम क्या ले लेते हैं, एसिड का एक बीकर के अंदर। ठीक है, तो आप ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, इसको एडअप करते हैं और नीचे क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जिस पर दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब एसिड किसके इक्वल होता है, बेस के। किस तरह एसिड बेस के इक्वल होता है, वॉल्यूम में नहीं, मोल्स में। ठीक है, अगर तो एसिड के मोल्स इक्वल हैं बेस के मोल्स पर से, तो वो कौन सा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, इक्वलेंस पॉइंट। ठीक है, उस इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कि सारे एसिड के जो मोल्स थे। मैम मोल्स इक्वल है कैसे पता चलता है ये? क्या चीज कैसे पता चलता है,
इक्विवेलेंस पॉइंट का आपके? यस। जी बताती हूँ, अभी बताती हूँ मैं। इक्विवेलेंस पॉइंट का एसिड बेस जो हम सिंपल टाइट्रेशन कर रहे होते हैं उसमें तो इक्विवेलेंस पता कराने का ये तरीका होता है कि हम अपनी बेस के अंदर एक इंडिकेटर डाल देते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इक्विवेलेंस पॉइंट पर अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसका सॉल्यूशन का क्या था, इंडिकेटर ने पिंक कर लिया। ठीक है, बेस के अंदर आपने क्या डाला, बेस आपकी थी कलरलेस, उसमें आपने 2 ड्रॉप डाल दिए इंडिकेटर के, फिनोक्सिलीन ले लें जैसे आप। ठीक है, तो आपने जब इसके अंदर 2 ड्रॉप इंडिकेटर के डाले तो क्या हो गया, आपका सारा सॉल्यूशन पिंक हो गया। ठीक है, तो अब ये आपका पिंक सॉल्यूशन था, आपने इसको टाइट्रेट कराया किसी एसिड के अगेंस्ट। ठीक है, तो एसिड इसके अंदर ऐड होता गया। तो इंडिकेटर क्या होता है, कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन पर हो क्या रहा होता है कि एसिड बेस के इक्वल हो जाता है, मतलब हमारी जो पीएच है वो कहाँ आ जाती है, न्यूट्रल पर, 7 पर। ठीक है, तो जब हमारी पीएच फॉर एग्जांपल बेस के 10 से कहाँ चली जाती है, 7 पर, तब इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 पे क्या था, पिंक कलर था, तो जैसे ही 7 आएगी ना वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के बाद ऑब्वियसली जब बेस की अमाउंट एसिड के इक्वल हो गई है और ब्यूरेट से क्या डाली जा रहे हैं हम, फर्दर एसिड डाल रहे हैं, तो आपकी पीएच कहाँ चली जाएगी, बिलो 7, एसिडिक हो जाएगा आपका ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, एक पॉइंट पर न्यूट्रल होगा और फिर एसिडिक की तरफ चला जाएगा अगर हम अपनी ब्यूरेट को बंद नहीं करेंगे तो। जिस पॉइंट पे न्यूट्रल होगा उसी पॉइंट को इक्विवेलेंट पॉइंट कहेंगे, उसमें ये दोनों इक्वल जी, होंगे इनके उसमें मोल्स। न्यूट्रल न्यूट्रल होगा जिस पर, उसका क्या मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन अब एसिडिक की तरफ चला गया है। एक सेकंड के लिए सिर्फ इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, उसी पॉइंट पर आपने क्या करना होता है, सॉल्यूशन का जैसे ही कलर चेंज होना आपने अपना ऊपर से जो ब्यूरिट है उसको बंद कर देना होता है, किया होगा आपने ये। तो उससे हमें क्या आता है, एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चल जाता है एसिड का कि कितना एसिड यूज हुआ है 1 मोलर बेस के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो उससे हमें वॉल्यूम भी पता है बेस का, और साथ में हमें मोलैरिटी भी नोन थी बेस की, तो बेस को एज अ स्टॉक ले लें आप। ठीक है, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम पता चल गया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जिस पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कि तमाम न्यूट्रलाइजेशन हो रही थी अगर, तो फॉर एग्जांपल, तो उस न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें यूज होता है एक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कलर चेंज कर लेता है किस पर, इक्विवेलेंस पॉइंट पर। ऐसे पॉइंट पर जब रिएक्शन हमारा कंप्लीशन की तरफ चला जाता है तो हमें पता कैसे चलता है, इंडिकेटर की वजह से। तो इंडिकेटर फौरन ही अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इधर देखें, इस सॉल्यूशन में यहाँ पहले ये कलरलेस था और अब इसने अपना कलर क्या कर लिया है, पिंक कर लिया है। तो इसके कलर चेंज से हमें पता चला कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और हम अपना एडिशन जो है एसिड की वो स्टॉप कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एंड पॉइंट, द पॉइंट एट विच कलर ऑफ एंड। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पर रिएक्शन हमारा कंप्लीशन की तरफ चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं टाइट्रेशन की, कि हमारा जो भी रिएक्शन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, स्टीशियोमेट्रिक होना चाहिए, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए। दैट इज देयर मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड नोन रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट, कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता हो, हमें पता हो कि क्वांटिटेटिवली हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में किस रेशो से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है किसी भी रिएक्शन की स्टीशियोमेट्री। तो टाइट्रेशन भी क्या है, एक स्टीशियोमेट्रिक रिएक्शन है। जितने भी हम रिएक्शन अपनी लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीशियोमेट्रिक होते हैं। अच्छा, the reaction should be rapid. Most ionic reactions are occur very rapidly. There should be no side reaction and reaction should be specific. ठीक है, तो स्टीशियोमेट्री के लिए जरूरी है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो ताकि जो हमारी मोलर रेशो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, there should be marked change in some property of solution when the reaction is complete. ठीक है, ये वो बताने हैं कि टाइट्रेशन के लिए और क्या चीज जरूरी है, कि हमारा सॉल्यूशन में कोई ऐसी क्वांटिटी हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे हम क्या करें, अपने एंड पॉइंट को या इक्विवेलेंस पॉइंट को
इंडिकेट कर लें। ठीक है, तो उस ऊपर हमने क्या किया था, हमने फिनोक्सिलीन डाल दी थी एज इंडिकेटर। तो फिनोक्सिलीन ने क्या किया, इक्विवेलेंस पॉइंट पर अपना कलर चेंज कर लिया, तो उस कलर चेंज से हमें पता चल गया कि हमारा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला गया है। नेक्स्ट क्या है कि कलर चेंजेस यूजुअली ब्रॉट अबाउट बाय द एडिशन ऑफ इंडिकेटर। हम इंडिकेटर ऐड कर देते हैं जिसका कलर डिपेंडेंट होता है किस चीज पर, पीएच पर। ठीक है, पीएच पर हो सकता है या किसी टेम्परेचर पर भी हो सकता है कि अगर तो आप कोई टेम्परेचर वाला रिएक्शन कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या होगा, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा और फिर उस कलर चेंज से आपको अपने रिएक्शन का पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीजें हैं कि पॉइंट एट विच इक्विवेलेंट और स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट इज एडेड इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो बेस थी, तो ऐसा पॉइंट जिस पर इक्विवेलेंट बेस की अमाउंट क्या हुई है, इक्विवेलेंट, या उसको कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक। ठीक है, टाइट्रेंट की आपने ऐड कर ली है, तो तब आपका वो पॉइंट को क्या कहेंगे आप, इक्विवेलेंस पॉइंट। या जो पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीट, तो अगर तो आपका स्टीशियोमेट्रिक पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आप उसको एंड पॉइंट कहेंगे। जी कोई क्वेश्चन है, हुस्ना नासिर? नहीं मैम, ऐसे ही आ गया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि रिएक्शन शुड बी क्वांटिटेटिव। हम जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी फर्दर दूसरे रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी के साथ रिएक्शन कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स। डिफरेंट तरह की हमारे पास टाइट्रेशंस होती हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड में, जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है जिसमें हम एक रिएक्टेंट एसिड यूज कर रहे होते हैं, दूसरा रिएक्टेंट बेस यूज कर रहे होते हैं, या ऐसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी आते हैं जिसमें प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रेसिपिटेट, जो उठकर ऊपर आ जाते हैं रिएक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा रिएक्शन क्या था, क्लियर था, तो दोनों रिएक्टेंट ने आपस में क्या किया है, रिएक्शन किया है और आपका एक प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्या बना है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो वाइट कलर का होता है और सॉल्युबल नहीं होता। तो जो चीज सॉल्युबल नहीं होती वो सॉलिड की तरह क्या होता है, सॉल्यूशन में से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा, तो उन सॉलिड को आप क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक मेथड के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, कम्प्लेक्स। और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और आपके रिएक्शन मीडियम के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलें, ये यहाँ तक एंड हो गया आपका स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एनालिसिस ऑफ, ठीक है, तो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्फिडेंस लिमिट्स और साथ में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। छोटा सा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, तो वो देख लेते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करने का कहा था वो किए हुए हैं सबने, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मॉड वगैरह के? क्योंकि मुझे किसी की कोई असाइनमेंट नहीं आई। अच्छा, मैं न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। कितना टाइम रहता है आपके लेक्चर में से, हाफ आवर का? मैं ना ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको दूसरा लिंक भेज रही हूँ, ये वैसे भी खत्म होने वाला है, तो हम नए टॉपिक के साथ न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर